एक चीज़ जो हर एस्पिरेंट सोचता है कि यार पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया छोड़ दो और दोस्त वगैरह कम बनाओ। ऐसा नहीं है कि मेरे बिल्कुल ही दोस्त नहीं थे। 1-2 दोस्त थे, लेकिन वो थे जो एस्पिरेंट ही थे। और सोशल मीडिया का भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब मेरे एग्जाम होते थे तो मैं कंप्लीटली बंद कर देती थी उसे। 3-4 महीने में आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और आपने क्या फॉलो? तो मेरे पास क्योंकि टाइम ज़्यादा था तो मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक हैं और जो कोचिंग के नोट्स थे तो मैंने वो कंपाइल करके अपना एक कॉम्पैक्ट नोट्स जो है वो तैयार किया था। इंटरव्यू में क्या हुआ? व्हेन यू एंटर्ड द इंटरव्यू हॉल क्या होता है, वाइब क्या होती है, आपने क्या फील किया इंटरव्यू हॉल? इंटरव्यू के लिए तो ऐसा क्या पहले से बहुत डरा के रखते हैं कि शर्मा सर बहुत ऐसे हैं, मेहरा सर ऐसे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय GS स्टडी कैफे, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट आशीष नामदेव और इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है MPPSC 2019 के टॉपर CMO नेहा धुर्वे जी। इनसे बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, इन्होंने कैसे MPPSC को क्रैक किया, प्रिपरेशन लाइफ कैसी रही, इन सभी चीज़ों के बारे में। प्लीज़ वेलकम नेहा धुर्वे और इंडियन एस्पिरेंट शो। नेहा, स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष। थैंक यू, आई एम प्लेजर टू हैव यू ऑन द इंडियन एस्पिरेंट शो। सबसे पहले नेहा, आई वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी, क्योंकि आई नो कई सारे ऑडियंस के हमारे पास मैसेज आए थे कि नेहा धुर्वे जी की स्टोरी लेकर आई है। सबसे पहले आपकी स्टोरी हमारी ऑडियंस को बताइए। हाउ वाज द स्टोरी, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ है प्रिपरेशन लाइफ के अंदर? लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट। आशीष, मेरी जो जर्नी है वो 2019 से स्टार्ट हुई। आई completed my graduation in 2019 and after that I started my preparation। तो 2019 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैंने मतलब कि तैयारी जब स्टार्ट की अपनी, तो उसके लिए मेरे पास कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं क्लासेस करती हूँ। और फिर मैंने बहुत सर्च किया। देन फिर मुझे मतलब कि लगा कि हाँ, मुझे इंदौर जाना चाहिए और फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। और जैसे ही मैंने तैयारी स्टार्ट की, उसी के बाद 2-3 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ गया प्री का। तो फिर मैंने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से की अपनी। और जनवरी में मेरा प्री का एग्ज़ाम था और जैसे ही एग्ज़ाम दिया तो एनालिसिस कर लिया था मैंने कि हाँ, मेरा प्री का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने मेंस की अपनी तैयारी स्टार्ट की। और जब मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की तो मार्च में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड आ गया। राइट। और फिर लॉकडाउन के कारण मुझे घर जाना पड़ा। और फिर घर में ही, मतलब लॉकडाउन में मैंने तैयारी की। और आशीष, मैं लॉकडाउन की अपनी एक छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगी, श्योर। क्योंकि ये जर्नी बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेरे माता पिता ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। तो लॉकडाउन जब लगा तो उस टाइम चारों तरफ नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, बहुत ज़्यादा निराशा थी कि अब क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरे जो माता पिता हैं, उन्होंने वो नकारात्मकता मुझ तक आने ही नहीं दी। उन्होंने उन्होंने मतलब मेरे पिताजी ने खुद ही डिसाइड किया कि आप यहीं सेम शहर में ही आप दूसरी जगह पे रूम ले लो, आप वहाँ पे जाओ और आप बस वहाँ पे पढ़ाई करो। और कोविड के दौरान मैं वहाँ पे रही और इवन भोजन भी मेरे घर से ही आता था। मेरे माता पिता दोनों लेकर आते थे और मेरा काम सिर्फ एक ही था, पढ़ाई करना। और मैं बस पढ़ाई करती थी। और लिटरली आशीष, मैं आपको बताऊं तो मैंने कोविड के टाइम पे अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया है। ना मैं अपने किसी फ्रेंड से बात करती थी, ना मैं अपने किसी रिलेटिव से बात करती थी, मैं सोशल मीडिया में भी नहीं थी। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। मेरे पेरेंट्स थे जो बीच बीच में आते थे, मेरा मूड रिफ्रेश करते थे। स्पेशली मेरे फादर, वो हमेशा बीच बीच में अपनी ड्यूटी के बाद, मतलब जब भी उनको समय मिलता था, वो आते थे, मेरे को एंटरटेन करके जाते थे, हंसाते थे, हौसला बढ़ाते थे मेरा कि बेटा आप कर सकते हो, आप करो, अपन को करना ही है, ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। वो मुझे हमेशा एक चीज़ कहते थे कि आप इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल सकते हो। और हुआ भी वैसा ही।
मैंने उनकी बात मानी, मैंने तैयारी की और मैं देखो आज आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। दैट्स वंडरफुल। यू नो मम्मी पापा माता पिता की ओर से ये सपोर्ट मिल जाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाउ वाज इट लाइक कि जैसा आपने एज यू साइड कि यार आपके दोस्त नहीं थे, आप सोशल मीडिया प्रेजेंस में नहीं थे। एक चीज़ जो हर एस्पिरेंट सोचता है कि यार पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया छोड़ दो और दोस्त वगैरह कम बनाओ। हाउ इट वर्कड फॉर यू, या आपको लगता है कि यार दोस्त बनाने चाहिए थे, सोशल मीडिया पे होना चाहिए था? ऐसा नहीं है कि मेरे बिल्कुल ही दोस्त नहीं थे, 1-2 दोस्त थे, लेकिन वो थे जो एस्पिरेंट ही थे। तो हमारी बातें भी वैसी ही होती थी कि क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। और सोशल मीडिया का भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जब मेरे एग्ज़ाम होते थे तो मैं कंप्लीटली मैं बंद कर देती थी उसे। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी मैं हूँ सोशल मीडिया में तो बीच-बीच में थोड़ा रिफ्रेश। हाँ, रिफ्रेशमेंट के लिए मैं यूज़ करती थी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें। बीच-बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। आप करते रहें अपने आप को, क्योंकि आप अगर एकदम अपने आप को आउट कर लोगे, कट कर लोगे तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। कभी-कभी क्या बच्चे फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। राइट। नाउ जैसा आपने बताया कि आपने पहला 2019 का अटेम्प्ट दिया, पहली बार में यू वर श्योर कि यार मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, हाँ, राइट? और वो 3-4 महीने की प्रिपरेशन थी, राइट? हाँ। अब 4 महीने में प्रीलिम्स को क्रैक करना, क्योंकि अभी कई बार ऐसी स्थिति आई है, जैसे अभी अगली जो प्रीलिम्स हमारी अप्रैल के अंदर है, हुँ, हुँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा आपने क्या किया था 2019 में जिसकी वजह से आप श्योर हो गए थे कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा? और अभी जो लास्ट 3 महीने बचे हैं, इसमें किसी एस्पिरेंट को कैसे अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? सबसे फर्स्ट तो ना आशीष मैं ये बोलूँगी कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे ना आपकी एक समझ बैठ जाती है कि आपके कौन से टॉपिक हैं स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राइट। जैसे कि हम अक्सर देखें तो अभी का जो ट्रेंड है तो उसमें साइंस टैग है, बहुत ज़्यादा पूछता है, कमीशंस हैं, एमपी जैसा कि सब बोलते ही हैं, तो 40% एमपी तो आता ही आता है, राइट। साहित्यकार हैं, सेंसस है। तो यहाँ जो ये टॉपिक है ये एकदम कंफर्म है कि आपको यहाँ से तो क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो मैंने वही किया, पीवाईक्यू सॉल्व किए, देखा कि कहाँ से क्या आ रहा है और उन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा वर्क किया। और कंप्यूटर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दिया मैंने और फिर वो अपना स्ट्रॉन्ग किया ताकि मैं नंबर गेन कर सकूँ। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रही है प्री की और उसी का परिणाम है कि अभी मेरा प्री कंटिन्यू निकल रहा है, रुका नहीं है एक भी बार। बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू से हाँ, एक पेपर की समझ बना लो कि हाँ, पेपर क्या आ रहा है, हाँ। फिर जहाँ से ज़्यादा नंबर का आ रहा है पहले आप उसको कवर अप करो, फिर जो आपका कमज़ोर है आप उसको कवर करो। हाँ, हाँ। नाइस, वंडरफुल। लेट्स टॉक अबाउट योर मेंस स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेंस एक सेकंड चैलेंज है। अगर जैसे आज अप्रैल में एग्जाम है, अगर कोई फ्रेशर एस्पिरेंट जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है उसके पास 3 से 4 महीने हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, एंड इफ ही फॉलो दिस स्ट्रैटेजी वो पूरी मेहनत करके अप्रैल का प्रीलिम्स क्रैक करता है, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि अगेन फिर एक कम समय में रहेगा, 3-4 महीने में आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और आपने क्या फॉलो की थी? सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो मेरे पास क्योंकि टाइम ज़्यादा था तो मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है और जो कोचिंग के नोट्स थे तो मैंने वो कंपाइल करके अपना एक कॉम्पैक्ट नोट्स जो है वो तैयार किया था। खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे और मतलब मैं सिलेबस के हर टॉपिक के अब मेरे पास नोट्स बने हुए रखे हैं। और मेंस की तैयारी से पहले मैं एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस अपना अच्छे से कवर करें, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद है ना तो आपका 40 से 50% काम तो यही हो जाता है। राइट। क्योंकि आप अगर देखें लास्ट टाइम का पेपर भी, अगर इथिक्स का पेपर हम देखें तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्वेश्चन वो सीधा का सीधा उन्होंने उठा के दे दिया था। और एमपीपीएससी का यही ट्रेंड है, वो सीधा टॉपिक दे देता है, वो कहीं कुछ ऐसा घुमा के कोई भी प्रश्न नहीं करता है। तो अगर आपको सिलेबस याद है तो आपकी आधी तैयारी तो यही हो जाती है। उसके बाद आपको एक काम करना है मेंस के लिए, आपके हैंड रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक आंसर का फॉर्मेट पता चल जाता है, क्योंकि कुछ आंसर्स तो आपको पहले से लिख के रखना पड़ता है कि अगर ये क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आपने सोचने में 2 मिनट भी वेस्ट कर दिए अपने तो कहीं ना कहीं वो पेपर छूटने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको पहले से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास गैप होता नहीं है, 6 दिन आपको कंटिन्यू पेपर देने ही देने हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरी जो बुक है या फिर आपके जो नोट्स है वो आप उठा के पढ़ो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने शॉर्ट नोट पढ़ो
तो क्या आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करके आओगे। और मेंस के लिए तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने आंसर राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जो मेंस को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपको पता चलता है, आप जब प्री दे के आते हो तो आपको एनालिसिस आप कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा निकलने वाला है या नहीं। तो अगर आपका निकलने वाला है तो आप बिल्कुल मेंस की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको गलतियाँ पता चल जाती हैं, मात्राएं, राइटिंग, और आपको फॉर्मेटिंग का पता चल जाता है कि सही है या नहीं है, मुझे कैसा लिखना है, कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। मैं भी करती थी, मैं टाइमर लगा लेती थी और उसी टाइमर सेट करके और फिर मैं अपनी आंसर राइटिंग किया करती थी। और मेंस के लिए बस यही है कि आप प्रैक्टिस करें, लिमिटेड सोर्स रखें, क्योंकि आप नोट्स के पीछे भागते रहते हैं और वो काम नहीं आता है। अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स होगा, आप रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको चीज़ें याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे परफॉर्म करके आ पाओगे। मैंने भी क्योंकि ऐसा ही किया था लॉकडाउन में, कम से कम मैंने हर सब्जेक्ट को 7 से 8 बार तो पढ़ लिया था, इतना मैंने रिवाइज उसको कर लिया था। तो रिवाइज करें, आंसर राइटिंग करें तो निश्चित तौर पे आपका मेंस निकलेगा। पेपर बिल्कुल ना छोड़ें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, पूरा आपको पेपर करके आना है। 3 मार्कर में अगर 2-3 छूटते भी हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, इतने तो सबके छूटते हैं। मुझे आपसे बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करना है, बट उसके पहले जो आपने बोला शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो रिसेंटली जब हमारे 3-4 पॉडकास्ट अभी जस्ट लास्ट रिलीज हुए हैं, वहाँ पे मैक्सिमम कमेंट्स आई कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए, वो जानना है ऑडियंस को। तो ऑडियंस के लिए आप ये बता दीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हर टॉपर बोलता है कि शॉर्ट नोट्स आपके होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स आपके होना चाहिए, बिल्कुल। बट उसका एक राइट तरीका क्या है, एंड इफ यू कैन शेयर इट विद एन एग्जाम्पल जिससे आपने बनाया। देखो, शॉर्ट नोट के जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैं 10-15 पेज ले लेती थी हर सब्जेक्ट के, और यूनिट वाइज जो टॉपिक मुझे ज़्यादा टफ लगते थे तो उनका मैंने शॉर्ट नोट बना रखा था। तो शॉर्ट नोट में आपको क्या करना है कि आपके खुद के कीवर्ड्स बनाने हैं। ठीक है। जैसे कि आपको महिलाओं के बारे में लिखना है तो जो फीमेल का साइन होता है आप वो बना दें। जैसे कि फिर उसके अगर जैसे कि कुछ नकारात्मक सकारात्मक पॉइंट आपको ऐड करना है तो प्लस बना दें, माइनस बना दें। तो मैं ऐसे उसको शॉर्ट करके लिखा करती थी। जो इजी टॉपिक है उनने तो उनके तो मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाती थी, क्योंकि वो आप परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन जो टफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको इथिक्स में कई बार थिंकर्स के नाम हाईलाइट करने पड़ते हैं, है ना, और कुछ परिभाषाएं हैं तो उनमें आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने परिभाषा दी हो, तो वो मैं हाईलाइट करती थी कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ ऐड करनी है। करंट की चीज़ें मैं उसमें ऐड करती थी कि हाँ अगर ये टॉपिक है महिलाओं से संबंधित तो ये योजना करंट की है, तो हाँ मुझे ये लिखना ही लिखना है। Right. तो ऐसे मैं अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करती थी। वंडरफुल। करंट अफेयर्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या रही है? आई हैव सीन कि करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार हर साल बढ़ते जाता है। करंट अफेयर्स को लेकर क्या आपका स्ट्रैटेजी रहा था और क्या अप्रोच से आपने उसको सॉल्व किया है? करंट अफेयर्स का मैं बताऊं आशीष, तो करंट अफेयर्स मेरा बहुत अच्छा है और उसका एक ही कारण है कि जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है वो टाइम था और आज का टाइम है, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग कभी नहीं छोड़ी। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ, इसलिए मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है ना कि बच्चे लास्ट में एग्जाम के टाइम में स्पीडी लेके बैठते हैं, तथ्यबाण लेके बैठते हैं कि हाँ 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बीइंग अ एस्पिरेंट आपको पढ़ना ही चाहिए न्यूज़पेपर, आपको अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ से, तभी मतलब आपका वो करंट अफेयर्स जो है वो सही हो पाता है। क्योंकि अगर लास्ट में आप पढ़ के जाते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप वो भूल जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। यूट्यूब में करंट अफेयर्स के बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप कोई एक चैनल चूज़ कर लें, उस पर विश्वास करें और उसे डेली देखें, आपका करंट अफेयर्स आराम से कवर हो जाएगा। दैट्स नाइस। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, बट इंटरव्यू के पहले आई फील कि हम बुक्स एंड रिसोर्सेज को भी कवर कर लेते हैं। क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने यूज़ किया है थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी, और साथ में अगर आपको कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है जहाँ से आपने किया हो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर विद द ऑडियंस। एकेडमिक मेरा अगर बैकग्राउंड देखें तो मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी फॉरेस्ट्री किया था ठीक है। और काफ़ी अच्छी जर्नी थी मेरी कॉलेज की, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। मेरे इवन जो सीनियर्स थे उन्हीं से मैं प्रेरित हुई कि हाँ सिविल सर्विसेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे थे।
और उसके बाद अगर मैं बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात करूँ, तो जैसे कि मैंने बताया मैंने क्लासेस जॉइन की थी, तो मेरे क्लासेस के कुछ नोट्स थे। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं है कि मैं लक्ष्मीकांत में पढ़ रही हूँ। जो अगर अभी जैसे अगर हम देखें तो बुक स्टॉल्स पे बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो राइट। मैंने वही प्रेफ़र किए थे 1-2 कोचिंग के। जैसे कि आकार आईएएस के नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं वही पढ़ती थी। बहुत ही लिमिटेड सोर्स था मेरे पास और उसी को मैंने कई बार पढ़ा। बस तो यही है, यही था मेरे पास और खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैंने बनाए हैं। हर टॉपिक के मेरे पास नोट्स बने हुए रखे हैं। दैट्स वंडरफुल। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू वाला पार्ट। इंटरव्यू में क्या हुआ? व्हेन यू एंटर्ड द इंटरव्यू हॉल, क्या होता है, वाइब क्या होती है, आपने क्या फील किया इंटरव्यू हॉल में? इंटरव्यू के लिए तो ऐसा क्या पहले से बहुत डरा के रखते हैं कि शर्मा सर बहुत ऐसे हैं, मेहरा सर ऐसे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत अच्छा कंफर्टेबल माहौल रहता है, आपको पूरा कंफर्टेबल कराया जाता है और बहुत ही जनरल इंटरव्यू होता है। आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो डेफ होता है, आपको वहीं से प्रश्न किए जाते हैं और करंट के जो टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं और स्पेशली जो फीमेल एस्पिरेंट है, तो उनसे तो फीमेल से रिलेटेड योजनाएँ, नीतियाँ और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन करते हैं। हॉबी हो गया आपका, वहाँ से पूछते हैं। तो जो आपकी चीज़ें हैं ना, वहीं से वो पूछते हैं। ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपसे नहीं पूछा जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। बस ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप भी मतलब कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट हैं, आप में विश्वास है, तो निश्चित तौर पर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। नाइस। इंटरव्यू को लेके मेरे दो एक सिचुएशन है। लेट्स से यू डिड बीएससी, राइट? दो ऐसी चीज़ होती है कई बार, जैसे बच्चा जो जो एस्पिरेंट 12th के बाद स्टार्ट कर रहा है, जैसे आई हैव स्टार्टेड इट आफ्टर माय 12th ना, कि जस्ट फर्स्ट ईयर में ही आप पीएससी की तैयारी पे लग गए। अब फर्स्ट ईयर में पीएससी की तैयारी में आप कॉलेज नहीं फोकस करते हो। कॉलेज में एक अलग लाइफ चलती है जहाँ आप कम्युनिकेशन डेवलप करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हो, लोगों से मिलते हो, बात करना सीखते हो। बट अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन में आते हो, तब आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हो जो आप कॉलेज में सीख लेते हो। हाउ वाज इट फॉर यू कि अगर एक बच्चा जो सीधे फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उनको किस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, और एक बच्चा जो थर्ड ईयर के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज? अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर रहा है, तो उसको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना है, आपको अदर चीज़ें भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी आप एलिजिबल तो हो नहीं देने के लिए। और पीएससी में ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 साल पहले से ही स्टार्ट करना पड़े। आप अगर नोटिफिकेशन के 6 महीने पहले से भी स्टार्ट करते हो, पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ अगर आप तैयारी करते हो, तो निश्चित तौर पर आपका पेपर निकल जाएगा। तो मैं उनको यही बोलूँगी, जो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, कि आप तैयारी करें, लेकिन आप अपनी अदर चीज़ों में भी ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट करें। और जो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, मैं उन्हें बोलूँगी कि उन्हें बहुत ही सीरियस होकर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय होता नहीं है। आप एलिजिबल हो, और मुझे लगता है जो ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं ये ट्रायल में दे देता हूँ, मैं ऐसे ही दे देता हूँ, तो वो व्यर्थ है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आप एनर्जी को सही डायरेक्शन पे यूज़ करो, अपनी चीज़ों के लिए सीरियस रहो। अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ, मुझे एमपीपीएससी करनी है, तो इसका मतलब है कि आपको करनी ही है। आप ये वेट मत करो कि मैं इस अटेम्प्ट में नहीं दूँगी या फिर सेकंड अटेम्प्ट में दूँगी। आप सीरियस रहें और बढ़िया अच्छे से तैयारी करें। राइट। और आई थिंक कॉलेज के बाद आपके पास में लाइटली लेने का ऑप्शन बचता भी नहीं। हाँ, नहीं है। फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, हाँ, सब हाँ, कुछ स्टार्ट हो सब जाता कुछ स्टार्ट हो जाता है। है। राइट, राइट। और आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल पेन, जहाँ पे हर लड़की उसको हर मंथ फेस करती है। इसके बारे में हमने कई सारे पॉडकास्ट में पहले भी बात किया है। द रीजन बीइंग आई एम आस्किंग यू दिस कि जो चीज़ मैंने फिगर आउट किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव फिगर्ड आउट कि यार ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आपके पास ये, मैंने एक सेम एग्जांपल मैं आपको फिर से देना चाहूँगा कि लड़कों के पास, मेल एस्पिरेंट के पास में 30 दिन होते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए, फीमेल्स के पास 25 दिन होता है। ये 5 दिन यू वेंट थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, पेन, इन सारी चीज़ें। इन सब के साथ में कैसे बैलेंस होता है? उन 5 दिनों में आप स्पेशली कैसे प्रिपरेशन करते हैं? अब मैं बताऊँ, अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आशीष बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ होती है, नहीं होती है पढ़ाई। तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन है, उसमें तो मैं कम्प्लीटली रेस्ट ही करती हूँ। मैं अपना शेड्यूल इस प्रकार से बनाती हूँ कि जो 5 दिन है उसमें मैं रेस्ट कर सकूँ, और जो बाकी के दिन है
मैं उसमें अपनी पढ़ाई चीज़ें कर सकूँ। कंप्लीट कर सकूँ। हाँ, हुँ, तो मैं तो हर फीमेल एस्पिरेंट को यही बोलती हूँ कि अगर आपको पेन होता है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट करें, रिलैक्स करें हुँ। और फिर बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल को उस तरीके से बनाएँ कि आप बाकी के जो बचे दिन हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर सकें। नाइस। ऑल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द फीमेल्स आउट देयर जो भी इस वक़्त इस पॉडकास्ट को देख रहा है, डू विज़िट www.woheal.com। इट्स अ फीमेल हाइजीन ब्रांड जहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गो चेक आउट एंड एक्सप्लोर वोहील। नाइस, लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। आपका इंदौर वाली वाइब क्या थी? इंदौर में क्या-क्या एक्सपीरियंस आपके हुए हैं? आप हॉस्टल में रहते थे, रूम लेके रहते थे? रूम। इस रूम। हुँ। क्या एक्सपीरियंस किया आपने इंदौर में? क्योंकि प्रिपरेशन लाइफ मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो इंदौर में हैं, वो काफ़ी एक अलग होती है। घर पे रह के पढ़ना और इंदौर में रह के पढ़ने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। व्हाट डू यू हैव एक्सपीरियंस इन इंदौर? इंदौर का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि यहाँ पे आप जब रहते हो ना, आप अपने साइड साइड कंपटीशन देखते हो। आपके ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप में एक चिंगारी होती है कि हाँ, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, ये कितना पढ़ रहा है, इसका हो जाएगा, मैं शायद कम कर रही हूँ। आप ना अपने फ्रेंड्स को देख के सीखते हो राइट। कि हाँ यार, ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। वो एक मोटिवेशन आता है और मुझे लगता है कि अगर आप इंदौर आ रहे हो, आप ऐसे दोस्त बनाएँ जो आपको मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें और मैं तो मेरा एक्सपीरियंस इंदौर में बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे मित्र रहे हैं मेरे। इवन मेरा ग्रुप भी है, 5 लोगों का ग्रुप है, जिसका हमने व्हाट्सएप में नाम रखा है डीसी ग्रुप और उनमें से 3 लोगों ने 2019 का इंटरव्यू दिया था और आज हम तीनों सिलेक्टेड हैं और जो 2 हैं, उनका 21 का इंटरव्यू है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो भी सफल होंगे इस बार। तो आपके पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, जो आपकी हमेशा सहायता करे, आपकी मदद करे और आप इंदौर आते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे एस्पिरेंट हैं यहाँ पे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। राइट। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो इंदौर में। दोस्तों के साथ जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, बहुत। बशर्ते दोस्त अच्छे हों। दोस्त अच्छी संगति अच्छी होनी चाहिए आपकी। राइट, दैट्स वंडरफुल। एनीथिंग आपकी प्रिपरेशन लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी अगर आपने सीखा हो कि यार ये 2 3 4 चीज़ें अगर हर एस्पिरेंट अगर उसको अपनी लाइफ में लाता है तो उन्हें हेल्प मिलेगी उनकी कैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ऐसी क्या चीज़ें आपने सीखी अपनी प्रिपरेशन लाइफ से? सबसे पहले तो ना मैंने एक चीज़ सीखी है, वो है धैर्यता। मुझ में धैर्यता का गुण बिल्कुल भी नहीं था, मैं हमेशा हड़बड़ी में होती थी। लेकिन इस पीएससी की जर्नी ने ना मुझे वो धैर्यता सिखाया है। तो अगर आपके अंदर धैर्यता है, लगन है, त्याग है और कठिन परिश्रम अगर आप कर रहे हो, तो आप ज़रूर सफल होगे। क्योंकि सफलता का जो चिराग है, वो कठिन परिश्रम से ही जलता है। तो मुझे लगता है कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। मैथिली शरण गुप्त की एक कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं वो बोलना चाहूँगी कि नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को। तो हर एस्पिरेंट को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएससी की जो जर्नी है ना, ये बहुत ही लंबी है। ये एक लंबी रेस है जहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ दौड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में फटाक से दौड़ जाओगे और आप लाइन जो है वो क्रॉस कर लोगे। आपको धीरे-धीरे पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ और संयम के साथ चलना पड़ता है और फिर तभी आप वो लाइन क्रॉस कर पाते हो और आप सक्सेस हो पाते हो। नाइस, वेरी नाइस। नेहा, मैं चाहूँगा, आई नो कि प्रिपरेशन एज यू सेड कि यार धैर्यता बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी लंबी हो जाती है कई बार। इट्स नॉट लाइक कि फिक्स है कि आपका सिलेक्शन 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में, बट इट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स यू मेक, है ना? और साथ में डिपेंड ये भी करता है कि आयोग उसका रिजल्ट कितने टाइम में देगा। हाँ, हाँ, हाँ। राइट। मुझे ये जानना है आपसे कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगा है कि यार ये चीज़ ऐसी हो गई कि यार प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा है? क्या ऐसे फेजेस आए हैं आपको? और क्या टफ पार्ट आपके लिए रहा है पीएससी को लेकर? देखो हर एस्पिरेंट के लाइफ में ऐसा मोमेंट तो आता ही है, क्योंकि मैंने भी एक फेलियर फेस किया 2020 का, तो उसके बाद मेरे मन में भी थोड़ी सी निराशा तो थी। राइट। लेकिन एक चीज़ है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो ये निराशा आपको छू नहीं सकती है। और मेरे साथ तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा से रही ही हूँ और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मेरे साथ बहुत था। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ में एक ऐसी पर्सन है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है और वो मेरी सिस्टर है। वो मुझसे छोटी है लेकिन हमेशा उसने मुझ पे अपना विश्वास बनाए रखा।
हमेशा वो मुझे यही कहती थी कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी डेडिकेटेड हो, आपको आज सफलता नहीं मिली है, लेकिन आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। और वो मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि दीदी अगर आपका पीएससी में नहीं भी होगा, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ भी करोगे, तो वो बहुत अच्छा करोगे, कुछ बड़ा करोगे। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर हमेशा मेरे साथ रहा है, वो उसने मुझे कभी डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप आगे ही बढ़ोगे। दैट्स वंडरफुल। इट वाज लवली टू होस्ट यू ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। आई विश कि हम आगे भी ऐसे कई सारे पॉडकास्ट करते रहें और ऑडियंस तक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच ऑन फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। Thank you so much, Ashish, for inviting me. It was a very good experience for me. Thank you. How was your entire experience on Indian Aspirant Show? What do you felt? I feel very good. You are very humble. एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सहज हैं आप, बात करने में ऐसा कुछ भी नहीं लगा। फर्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। Yes. बहुत कंफर्टेबल था, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी पूरी ऑडियंस को पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने आपके लिए दिया है, जहां से आपको मिल सकता है MPPSC प्रिपरेशन के लिए फ्री काउंसलिंग। सो मेक श्योर कि आप उस गूगल फॉर्म को भरें। वहाँ पे एक सजेशन का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this episode till the end. Make sure you subscribe the channel and share this video with more aspirants. Thank you.